Hello achievers, how are you? So in previous lectures we completed the disaster management theoretical part. Today we'll be doing all the hazards. Hazards हमने कल पढ़ा था. We also read the difference between hazard, risk, exposure, vulnerability. ठीक है. Hazards मतलब earthquake, tsunami, cyclone, heat waves, cloud burst, etc. ठीक. अर्थक्वेक की कोई डेफिनेशन पूछने नहीं लगा. डेफिनेशन पूछे भी तो सिंस यू हैव क्लियर्ड योर प्रीलिम्स, क्योंकि अगर आप मेंस दोगे तब आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया होगा, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको अर्थक्वेक की डेफिनेशन आती होगी. एनसीईआरटी आपने 11th क्लास की पढ़ी है. ठीक है. नहीं आती तो यार देख लो ना, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फोकस और द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. क्या है, बनाओ. रिचर स्केल और मर्सेंडाली स्केल होता है. वैसे इन दोनों को के बारे में मैंने बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊँगा. मैं बता देता हूँ. वेट अ मिनट. ठीक है. ये क्या होता है रिचर स्केल और मर्सेंडाली स्केल? रिचर स्केल टेल्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक. मैग्नीट्यूड थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ ना. रिचर स्केल टेल्स अस द मैग्नीट्यूड. मर्सेंडाली स्केल्स टेल्स अस द इंटेंसिटी. मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितना बड़ा अर्थक्वेक आया. व्हाट वाज द स्केल ऑफ द अर्थक्वेक. ठीक है. इंटेंसिटी का मतलब है हाउ मच डिस्ट्रक्शन इट हैज़ कॉस्ट. डिस्ट्रक्शन और लॉस इट हैज़ कॉस्ट. ये देख लेना कि रिचर में एम आएगा. मैग्नीट्यूड और मर्सेंडाली इकट्ठे नहीं होंगे. ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है. ठीक है. रिचर स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर द magnitude, whereas Mercalli scale is used to measure the intensity, which is nothing but the destruction caused by the earthquake. ठीक है. earthquake swarm क्या होता है? ज्योग्राफी का ही टॉपिक है. sequence of seismic events, shorter seismic events occurring in local area one after the other. छोटे छोटे earthquakes हैं बहुत सारे. जब earthquakes आ जाते हैं इंडोनेशिया में काफ़ी आते हैं. उसके अलावा आइसलैंड में भी काफ़ी आते हैं. आइसलैंड में वोल्केनिक इरप्शंस ये वो सब भी छोटी छोटी बहुत होती हैं. ध्यान रखना. सीस्मिक जोन का मैप, ये मैप यहाँ पे लिखा है. सबसे पहले क्या होता है? जोन 5 वेरी हाई रिस्क जोन. जोन 4 हाई रिस्क जोन, मॉडरेट, लो रिस्क जोन. इंडिया में जोन 1 नहीं है. ये रहा जोन 1 नहीं है. जोन 1 मतलब सेफ़, जहाँ पे बहुत ही माइन्यूट स्केल का अर्थक्वेक आता है या नहीं आता. इंडिया में जोन 1 नहीं है. हेयर आई हैव मेड द डायग्राम, ये देख लेना. ठीक है. जोन 2, 3, 4, 5 ये बनाया डायग्राम्स, देख लेना. और अब जब आपको भी मेंस में आएगा देन यू हैव टू मेक दिस डायग्राम. ठीक है. इंडियन मैकेनिज़्म, व्हाट इज़ द इंडियन मैकेनिज़्म. एक मिनट मैं आपको बता दूँ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आई वॉज प्रिपेयरिंग. डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हेयर इज़ द अर्थक्वेक और इंडियाज़ प्रिपेयर्डनेस. ठीक है. इंडियाज़ प्रिपेयर्डनेस के बारे में पूछा है. ये रही इंडिया की मैकेनिज़्म विच इंडिया फॉलोज. नेशनल बिल्डिंग कोड बना दे. नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स टेक्नोलॉजिकल प्रमोशन काउंसिल फॉर रेट्रोफिटिंग. रेट्रोफिटिंग क्या होता है? कि आपने जो काम करना था वो कर लिया है. बिल्डिंग बनानी थी वो बन गई है, लेकिन उसके बीच में बाद में एपरेटस फिट कर रहे हो. एपरेटस मतलब इक्विपमेंट्स फिट कर रहे हो जिसके कारण उसको थोड़ी रेजिलियंस मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाइक है. सॉरी फॉर माई पैथेटिक ड्राइंग. ये हैंडल उंडल कुछ तो है. यहाँ पे होता है सलेंसर. सलेंसर में जब हम बाद में कुछ ऐड करते हैं कि इससे एमिशन कम हो, तो जो बाद में ऐड करने वाली चीज़ है इट इज़ नथिंग बट रेट्रोफिट. ठीक है. फिट कर दिया विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ठीक है. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, सागरवानी, इंडिया को एक, ये नाम आपको याद होने चाहिए ताकि आप फेंक के मार सको मेंस में. एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है? इंपॉर्टेंट है. अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, सिलेक्टिव सीस्मिक स्ट्रेंथनिंग. असल में इंपॉर्टेंट तो हैं ये, लेकिन ये उतनी ही जनरलिस्टिक हैं. इसलिए कहते हैं कि ये गाइडलाइंस जो हैं ये बोल बच्चन ज़्यादा है. नथिंग बट बोल बच्चन. बेसिक चीज़ें पता है, आप लिख सकते हो इन द एनडीएमए गाइडलाइंस इटसेल्फ. इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कैपिटल एनहेंसमेंट. ठीक है. कैपेसिटी डेवलपमेंट बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इंटरनेशनल मॉडल्स क्या है? जापानीज़ मॉडल. फर्स्ट रिस्पॉन्डर इसमें कम्युनिटी होती है. इंडिया में क्या होता है, अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए तो सबसे पहले पुलिस को
आगे किया जाता है, NGOs वगैरह को आगे किया जाता है, कम्युनिटी बिल्कुल पीछे रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जापान में फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज़ द कम्युनिटी। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बैम्बू हाउसिंग, जो बैम्बू होते हैं दे आर मोर रेजिस्टेंट टू द अर्थक्वेक, ठीक है। चलिए, अर्थक्वेक हो गया, बस ऐसे ऐसे ही चलेंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं ख़राब करूँगा, आपको बने बनाए नोट्स मिल गए। रीड इट एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स आउट बाय प्रैक्टिसिंग इट। सुनामी सीस्मिक सी वेव्स। सुनामी होती कैसे है? देखो, ये है समुंदर, ठीक है, ये नीचे है डीप सी ओशन। यहाँ पे नीचे क्या होगा, एकदम से मान लीजिए अर्थक्वेक आया, यहाँ पे जब अर्थक्वेक आएगा तो यहाँ की लहरें इधर से इधर जाने लगेंगी, ये कोस्ट है, ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट कोस्ट। इधर वाली इधर जाने लगेंगी, ये तो उधर चली गई, लेकिन ये वाली जो लहरें इधर आएंगी ऐसे ऐसे करके, ये सुनामी बना देंगी, ठीक। यही मैंने ये बनाया, सीरीज़ ऑफ वेव्स क्रिएटेड, फॉल्ट लाइन, यहाँ पे अर्थक्वेक क्रिएटेड, और यहाँ पे ये सीधा देखो हाइपोसेंटर, और ये वेव्स क्रिएटेड। और जब लैंड के साथ टकराएंगी तो ये और ऊपर को उठेंगी। ठीक हो गया, समझ आ गया डायग्राम? ऐसा डायग्राम बना देना वहाँ पे। डेफिनेशंस लिखी है, पढ़ो, याद करो, आगे बढ़ो। सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग वेव्स कॉज्ड बाय लार्ज एंड सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशन ड्यू टू अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एट्सेट्रा। और ये सिर्फ अर्थक्वेक के कारण नहीं होता। फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड होगी, यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है आइलैंड में, ये आइलैंड है, यहाँ पे क्या है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, यहाँ से एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड होगी, ये यहाँ पे नीचे आके गिरी, यहाँ पे भी तो पानी फिर दोबारा से इधर जाना शुरू हो जाएगा। अ सीरीज ऑफ वेव्स वुड अगेन बी क्रिएटेड, ठीक। कॉजेज़, अर्थक्वेक कैसे आता है? 5 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक कम से कम चाहिए टू कॉज सुनामी, ठीक है, एटलीस्ट लिखा है अकॉर्डिंग टू NCERT। अगर सुनामी बनानी है तो अर्थक्वेक नीड्स टू बी एटलीस्ट ऑफ 5 रेक्टर स्केल। हमने पढ़ा था रेक्टर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मर्सली क्या बताता है, इंटेंसिटी। जी भैया। वोल्केनिक इरप्शन, मिड ओशन एक्रेज, वोल्केनो फटेगा, वोल्केनो फटा, उसके भी डेब्री ये सारा सामान इधर नीचे आके गिरेगा, तो फिर सीरीज ऑफ वेव क्रिएटेड। अंडर वाटर एक्सप्लोजन, हो सकता है यहीं पे एक्सप्लोजन हो जाए, यहीं पे एक्सप्लोजन होगी तो दोबारा सीरीज ऑफ वेव क्रिएटेड। लैंडस्लाइड्स, अच्छा ये मैंने साथ में एग्जांपल्स लिखे हैं, देख लेना। अंडर वाटर एक्सप्लोजन फॉर एग्जांपल 1950 में मार्शल आइलैंड में हुआ था बाय USA। इसके अलावा जब हम कोई बॉम्ब को टेस्ट करते हैं तो भी सुनामी आ सकती है। सुनामी तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी सीरीज़ ऑफ वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम 2 टाइप्स की होती है, इंटरनेशनल, रीजनल अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम, वार्निंग सेंटर, नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर। इंडियन सुनामी में ये देखो, यूनेस्को इंटरनेशनल ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम यूनेस्को के अंडर, उसके बाद रीजनल सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके अंदर इंडियन सुनामी वार्निंग सिस्टम। हायरार्की समझ आ गई? इसके एक के अंदर एक NDMA गाइडलाइंस, वही बेसिक बातें। अच्छा, सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ें करना। सुनामी प्रिपेयर्डनेस, इसके लिए IMD सेटअप है, रियल टाइम सिस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क। ये सिस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये वर्ड्स लिखने ज़रूरी है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ब्रॉड आउट मैपिंग प्रोन एरियाज, इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट, सुनामी बुलेटिन, सुनामी एस्केप साइंस। और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू NDMA गाइडलाइंस, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, ये समझ लेना। फॉर एग्जांपल ये है, ये नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये ऊपर पानी है, और ये आगे लैंड है, टेरिटोरियल, ठीक है। क्या होगा जी, यहाँ पे आ रही हैं बहुत तेज़ वेव्स। जब यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो भी पानी इधर आएगा। जब यहाँ पे कुछ और पत्थर वगैरह रखेंगे तो भी इट इज़ वेरी लाइकली कि पानी यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक इन्वर्टेड सी टाइप चीज़ बना देते हैं। इन्वर्टेड सी कि मतलब पानी यहाँ से आए और यहाँ से इससे लग के यहीं पे वापस चला जाए, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अगर इफ़ एनीवन ऑफ यू हैव गॉन टू मुंबई, तो वहाँ पे बीच पे या वो मेरीन ड्राइव है ना, मेरीन ड्राइव पे यू मस्ट हैव नोटिस्ड ऐसे रॉक रखे हैं कुछ
बहुत सारे रॉक्स रखे हैं ऐसे ऐसे, वो इसी के लिए हैं। तो इफ़ द वेव्स आर कमिंग वेरी स्ट्रांगली एंड क्वाइट अ बिग वेव्स, तो वो एब्जॉर्ब हो सकें और जो इनर सिटी है उसे नुकसान ना पहुंचे इतना। इमरजेंसी सुनामी रिस्पॉन्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें ये देख लेना। इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन, हेल्प ऑफ फिशरमैन, कोस्टल पॉपुलेशन, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ख़त्म। साइक्लोन्स के मिटिगेशन रेडीनेस मेजर्स ये रहे, एनडीए में गाइडलाइंस ये रही। कलर कोडिंग फॉर अलर्ट, आईएमडी सैटेलाइट, साइक्लोन बुलेटिन, डॉपलर रडार्स फॉर डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग, यूएवी प्रॉबिंग, यूएवी इज़ नथिंग बट अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, वही ड्रोन्स लिखा है। टू सी क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन, टू नो द बैटल, एनडीसीए, नेशनल डिजास्टर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सैटेलाइट फ़ोन, I already taught you this in the previous lecture. फ्लड्स की देख लो डेफिनेशन जी है। इंडिया में टोटल 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जिसमें 40 मिलियन हेक्टेयर इज़ फ्लड प्रोन। ठीक है, ज़्यादातर हो सकता है यही कोस्टल वाली चीज़ों में हो, या नदियाँ वगैरह है उसके आसपास हो, फ्लड प्लेन्स वहीं होते हैं, गंगा यमुना जी के किनारे, या महानदी गोदावरी, उधर इंडस वगैरह जाती है। इंडस तो चलो बाहर से ही जाती है, सतलुज वगैरह वो फ्लड प्रोन एरिया, उधर से ब्रह्मपुत्र फ्लड प्रोन एरिया। ठीक है, कॉमन सेंस अप्लाई करो, मेन मेहनत लगेगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। ये बना बनाया सब कंटेंट मिल गया ना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये बस ऐसे ही है कि मिल गया, अब इसे याद करके वही एफर्ट आंसर राइटिंग में डालो। कल आंसर राइटिंग का लेक्चर लेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, साथ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न जनरेटिंग न्यू डायमेंशंस एंड हाउ वी कैन जनरेट फर्दर पॉइंट्स। इकोनॉमिक लॉस, कितना लॉस हुआ जी इतने टाइम में? 5,000 करोड़ ड्यू टू फ्लड्स। अब फ्लड्स पढ़ लिया तो अर्बन फ्लड्स भी। अच्छा, स्पॉन्ज कोस्टल एरियाज़ क्या है? स्पंज आपको पता होगा, स्पंज इफ़ यू एवर ऑब्जर्व, स्पंज वाटर को सारे को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वैसे ही ये PYQ में भी पूछा गया था प्रीलिम्स में, व्हाट आर स्पंज सिटीज़ PYQ, कि सिटीज़ को ऐसा बना दो, अर्बन फ्लड्स की बात की गई है ना, कि जो सोसाइटीज़ में या सिटीज़ में फ्लड्स आते हैं, तो सिटीज़ को ऐसा बना दो कि वो स्पॉन्ज की तरह एक्ट करें। मतलब ड्रेनेज सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद और टैंक्स वगैरह जो भी चीज़ें फिल करनी है वो फिल कर लो, ताकि स्पॉन्ज सिटीज़ की तरह काम किया जा सके और फ्लड्स को वी मिटिगेटेड एज मच एज वी कैन। ख़त्म। व्हाट आर अर्बन फ्लड्स? इट इज़ इनंडेशन ऑफ अर्बन बिल्ट अप लैंड, स्पेशली इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। वॉल्यूम इट कैन बी 6 times of the normal floods. फ्लड पीक्स 1.8 मीटर to 8 times. कॉजेज़ क्या हैं लिखे हुए हैं? अर्बन हीट आइलैंड। अब इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी देख लो, ये वैसे मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। अर्बन हीट आइलैंड देखो क्या होता है, यहीं पे बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये टेम्परेचर है, ये लैंड मास है। नॉर्मली क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर या ऐसे बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ा और यहाँ पे ऐसे नीचे नीचे जा रहा है। लेकिन जब फ्लड्स आएंगे तो उससे पहले जो गर्मी है वो गर्मी ऐसे बढ़ती है। ये देखो, अब ये यहाँ से एक्सेस हो गई, ये जो एक्सेस हुई है इट इज़ नथिंग बट एन आइलैंड। किसका? हीट का। क्यों हीट आने से अर्बन हीट आइलैंड्स क्यों फ्लड कॉज करते हैं? सिंपल जोग्राफिकल फिनोमेना, हीट, लो प्रेशर, मोर रेनफॉल, मोर फ्लड्स। ठीक, बस। लेस एब्जॉर्प्शन, सीमेंटेड सिटीज़ को कॉन्क्रीट जंगल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारी जगह पे तो कॉन्क्रीट है, यही जंगल होता है। जंगल में देयर इज़ अ सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर वेरी क्विकली। लेकिन कॉन्क्रीट के जो जंगल हैं दैट इज़ सिटीज़ ऐसा नहीं करती। ठीक। पुअर ड्रेनेज सिस्टम अनलाइक इंडस वैली। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, लेक डिस्ट्रक्शन, स्टॉर्म ड्रेन्स, नो डीसिल्टिंग। अब ये भी देखिए, दिस इज़ अ रिवर बेड। ठीक है, ये मिट जाता है। दिस इज़ अ रिवर बेड, यहाँ पे है पानी। ठीक है, ये पानी चल रहा है। अब क्या है, पानी जो पीछे से आ रहा है यहाँ पे धीरे धीरे सिल्ट इकट्ठी होने लग जाएगी। सिल्ट होने लग गई, ये सिल्ट इकट्ठी होने लगी, पानी धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा।
पानी का लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ पे फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस सिल्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को डीसिल्टिंग कहते हैं। क्योंकि डीसिल्टिंग नहीं हो रही, नो डीसिल्टिंग, उसके कारण जो स्टॉक ड्रेन्स हैं वो भर रहे हैं, और उसके बाद ट्रैश वगैरह से भी भर रहे हैं ड्रेन्स, और पानी बाहर नेचुरली आएगा ही, देयरफॉर इट विल कोज फ्लड्स। ठीक। लैक ऑफ सीपेज, पानी के बाहर निकलने की जगह नहीं है। कॉन्क्रीट जंगल्स बताया। स्लोप ऑफ द सिटी, बिल्डिंग्स इन लो लैंड एरियाज। इफ़ यू हैव एवर ऑब्जर्व्ड, जो हाई एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे नहीं, एक सिटी है, एक सिटी है ऐसे, बिल्डिंग्स हमेशा यहाँ पे बनी होंगी कोस्टल एरिया के पास, यहाँ पे कम बिल्डिंग्स होती हैं। अब देयर कैन बी सम आर्किटेक्चरल रीज़न, क्योंकि बिल्डिंग को हाइट पे बनाना है, तो ऑलरेडी अगर हाइट पे है तो ऊपर से यहाँ पे विंड का कोई एक्शन हो सकता है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे नीचे बिल्डिंग्स ज़्यादा बनती हैं। ठीक है। इन मुंबई आई हैव ऑल्सो रियलाइज वन थिंग, कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के पास ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया, यहाँ पे छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, ये छोटे छोटे घर हैं। ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट जस्ट अनदर ऑब्जर्वेशन। NDMA गाइडलाइंस, अर्बन फ्लड सेल्स involve local urban bodies, remove solid waste, sanitation and disinfection. Droughts की definition, types, IMD classification criteria कि beginning of drought कब होती है, rainfall, ये severe drought कब होता है, जब rainfall exceeds 50% of the deficit। समझाई देता हूँ अच्छे तरीके से। ड्रॉट्स, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबा समय व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रेसिपिटेशन और एक्सेसिव इवेपोरेशन। समझ आ गया होगा। टाइप्स, इकोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ये इंटरचेंज हो गया, देख लेना। इकोलॉजिकल मतलब इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम हो गई, हाइड्रोलॉजिकल मतलब लेक्स, रिजर्वायर एक्सेट्रा में वाटर कम है। एग्रीकल्चरल ड्रॉट, एग्रीकल्चर के लिए सॉइल में मॉइस्चर नहीं है। मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, प्रेसिपिटेशन कम हो रही है। IMD क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, बिगिनिंग ऑफ ड्रॉट कब होती है, व्हेन द रेनफॉल इज़ 25% बिलो देन द एवरेज। अगर 100 सेंटीमीटर, 100 मिलीमीटर, 1000 लगा लेते हैं, कम नहीं होगा, 1000 मिलीमीटर रेनफॉल हो रही है और इसका 25% से कम, इसके एवरेज के 25% से कम रेनफॉल हो रही है, देन इट इज़ नथिंग बट अ बिगिनिंग ऑफ ड्रॉट। अगर 26 to 50% है, then it is moderate. If it is more than 50% deficit, then it is severe drought. 30% of area of India is vulnerable to droughts. ये वो ज़्यादा एरिया है। 12% population is vulnerable. इफ़ेक्ट्स क्या होंगे लिखा हुआ है, देख लेना। फेमाइन, क्रॉप फेलियर, मास डेथ, ये वो। ठीक है। NDMA गाइडलाइंस समझा देता हूँ क्योंकि राइटिंग का चक्कर पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। यहाँ पे लिखा क्या है वो बता देता हूँ। मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन के स्टेप्स, हार्वेस्टिंग वाटर, टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन पहाड़ी इलाकों में देखा होगा, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इनके ऊपर, इन पैचेस के ऊपर कल्टीवेशन होती है। स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप इरिगेशन, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फाड़ महाराष्ट्र में। ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स लाइक मिलेट्स, ऑल्दो दे आर खरीफ बट स्टिल दे कैन टॉलरेट ड्रॉट। रिवर इंटरलिंकिंग, NDMA गाइडलाइंस, ड्रॉट मॉनिटरिंग सेल्स। देखो अब मैं आपको एक हैक बताता हूँ। व्हेन एवर दे आस्क यू अबाउट द प्रिपेयर्डनेस और द NDMA गाइडलाइंस, अगर डिज़ास्टर के बारे में पूछा है तो डिज़ास्टर लगा के मॉनिटरिंग सेल लिख देना। फ्लड्स के बारे में पूछा है, फ्लड्स लगा के मॉनिटरिंग सेल लिख देना। और उसके अलावा मैपिंग की ज़रूरत है कि प्रोन एरियाज़ को मैप कर लो which are more vulnerable to these kind of hazards। ठीक है, ये लिख देना, ऐसी बातें। मॉइस्चर सेंसर्स, इनकम क्रेडिट, कंजम्पशन लोन्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ टैंक बर्न्स। केस स्टडी देख लो, साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके कारण इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और इंडियन वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये दोनों का इसकी इस्टेब्लिशमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल है। और फोरकास्ट एक्यूरेटली, केस स्टडी है ये, मेंशन कर देना है। अवेयरनेस कैंपेन्स, इजराइल ने टीवी, रेडियो और इंटरनेट के थ्रू ड्रॉट के लिए लोगों को अवेयर किया।
लैंडस्लाइड्स, मूवमेंट, MM मीन्स मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक्स और डेबरी, ये लैंडस्लाइड्स है। अफेक्ट्स 15% ऑफ द लैंड एरिया। कॉजेज़ क्या है हिमालयाज़ में? नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक। अच्छा ये PYQs है। PYQ में क्या हुआ था, इन्होंने पूछा था कि हिमालय में लैंडस्लाइड्स ज़्यादा क्यों होती हैं रादर देन वेस्टर्न घाट्स, तो उसके कुछ कॉजेज़ लिखे हैं। हिमालय में नेचुरल कॉजेज़, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़, वेस्टर्न घाट्स में नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। हिमालयस के यंग माउंटेन्स हैं, स्टीप स्लोप्स हैं, फॉल्ट है, यूथ स्टेजेस ऑफ रिवर्स, स्नो थॉइंग, स्नो पिघल रही है, सीस्मिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे पता है ना हिमालयन एल्पाइड बेल्ट है जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। सिमिलरली वेस्टर्न घाट्स का पढ़ लेना, इसका एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ पढ़ लेना। प्रोन एरियाज़ देख लो कहाँ कहाँ पे हैं। NDMA गाइडलाइंस वही बातें, इनिशिएटिव्स AMR, एवलांच मॉनिटरिंग, रेडार, रियल टाइम वार्निंग सिस्टम, 200 सेंसर्स। क्लाउड बर्स्ट टेक्निकल डेफिनेशन देख लो, व्हेन द रेन एक्सीड्स 100 मिलीमीटर पर आवर ओवर 12 किलोमीटर ऑफ एरिया। मैकेनिज्म, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, वेरी क्विक कंडेंसेशन, क्लाउड बर्स्ट। दिस इज़ द डायग्राम कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पे जब आएंगी एकदम से ऊपर उठेंगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स विल बी फॉर्म्ड विच क्विकली कंडेंस, देयरफॉर क्लाउड्स बनने के बाद एकदम से बारिश। क्लाउड बस्ट में क्या होता है, पानी ऐसे गिरता है जैसे बाल्टी से नीचे गिर रहा हो, ठीक है। मैं 1 मिनट पानी पी लूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट, क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटे एरिया में क्लाउड बस्ट होता है। ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर का एरिया और उसके ऊपर इतने सारे 100 किलोमीटर का एक बादल है और वो सारा फट गया, ऐसा नहीं होता। बादल कितना होगा, 10 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो 20 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल एरिया में होता है। NDM में गाइडलाइंस है, डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे भी मैंने लिखा है क्योंकि डेफिनेशंस टेक्निकल हैं, कोई और लिखेगा नहीं। इफ़ यू विल राइट इट डाउन रिलेटिवली यू आर डूइंग बेटर देन मैनी अदर्स। हीट वेव्स, अब ये PYQ में नहीं पूछा गया, बट इट इज़ वेरी लाइकली कि वो पूछ लें, क्योंकि हज़ार्ड्स पे दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। लास्ट ईयर दे आस्क्ड अबाउट कोस्टल एरियाज। हीट वेव्स, पीरियड ऑफ 5 or more days during which daily maximum temperature exceeds the average temperature by 5 degree Celsius. फॉर एग्जाम्पल एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री है, 42 डिग्री है, ठीक है। 5 या उससे ज़्यादा दिन, इफ़ 5 या उससे ज़्यादा डेज इट एक्सीड्स बाय 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 47 डिग्री सेल्सियस है या उससे ज़्यादा है, तो इट इज़ हीट वेव। अगर यहाँ पे तो 5 है, अगर 6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो इट इज़ कॉल्ड सवेयर हीट वेव। आगे लिखा होगा शायद मैंने, सवेयर हीट वेव, ठीक है। मतलब अगर 48 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो इट इज़ सवेयर हीट वेव फॉर 5 or more days। लिखा है क्या? हाँ ये रहा, इफ 6 डिग्रीज और मोर कॉल्ड सवेयर हीट वेव्स। स्पेसिफिक टेम्परेचर भी दिया है क्राइटेरिया के लिए, अगर ये ना याद रहे तो ये याद रख लो कि प्लेन्स में 40 डिग्री होता है, कोस्टल में 37 डिग्री होता है ड्यू टू द मॉडरेटिंग इफेक्ट, हिली रीजन्स में 30 डिग्री सेल्सियस होता है। वाई? बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है विच कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स ऑल्सो, ये भी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। क्या IMD ने हीट वेव को एक डिज़ास्टर कंसिडर किया है? नहीं किया। देखो, नॉट नोटिफाइड एज अ डिज़ास्टर अंडर NDMA, बट NDMA गाइडलाइंस आर इशूड। कोल्ड वेव्स भी होती हैं, बट इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो कोल्ड वेव्स पे क्वेश्चन पूछें, तो नहीं पढ़ रहा मैं। वेस्टर्लीज के कारण आती हैं सर्दियों में, आपको पता होगा, इधर से मेडिटेरेनियन सी से, ताकि सर्दियों में भी यहाँ पे बारिश हो जाती है इसलिए। वाइल्ड फायर पूछ सकते हैं। इट इज़ अनप्रिस्क्राइब्ड बर्निंग और कंबस्शन ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा इज प्लांट्स such as forest, grassland etc. that spread on environmental factors, wind etc. हवा चलेगी, यहाँ पे आग लगी, हवा उधर को चल रही है तो आग इधर उधर फैलती जाएगी, इधर 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 ऐसे ये चलता जाएगा। अगर हवा बहुत तेज़ है तो आग जल्दी से फैलेगी। वाइल्ड फायर इंक्लूड्स ग्राउंड फायर, अंडरग्राउंड फायर, सरफेस फायर्स। इन इंडिया 62% स्टेट्स वल्नरेबल टू इट। मिजोरम मैक्सिमम एक्सपर्शन। UNEP, increase in the wildfires by up to
14% बाई 2030, ये डेटा है, ठीक है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, हमने देखा है कि आर्कटिक में ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा तेज़ी से, एटलीस्ट 4x टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स। ज़ॉम्बी फायर क्या होता है? ये एक जगह है, ठीक है, इसके ऊपर बर्फ़ पड़ गई, बर्फ़ की इतनी मोटी लेयर पड़ गई, दिस इज़ बर्फ़। लेकिन जब बर्फ़ पड़ रही थी यहाँ पे नीचे आग लगी हुई थी, जो ग्रास है, ग्रास को आग लगी हुई थी। अब क्या है, 1-2 साल बाद, जब 6 महीने बाद व्हेन द समर्स स्टार्टेड एंड थॉइंग ऑफ स्नो स्टार्टेड, थॉइंग मतलब पिघलना, ठीक है। अब ये पिघली, 6 महीने बाद जब ये पिघली तो आग नीचे अभी भी जल रही थी, वो धीरे धीरे करके जल रही थी, धीरे धीरे करके। जब ये पिघली तो आग दोबारा से बढ़ने लगी। दिस इज़ ज़ॉम्बी फायर्स। लास्ट ईयर ये करंट अफेयर्स में भी था। पॉजिटिव फीडबैक साइकिल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी समझा देता हूँ। आपने आग लगाई, मैं 1 मिनट, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। एमिशन हुआ, एमिशन से ब्लैक कार्बन निकला, ब्लैक कार्बन, इसे सूट भी कहते हैं। सूट निकला, ब्लैक कार्बन मतलब बिल्कुल छोटे छोटे एरोसोल टाइप्स होते हैं, काला रंग होता है इनका। ये जाके एटमॉस्फेयर में चले गए और एटमॉस्फेयर में बाद में ये जाके जो स्नो है आर्कटिक की, स्नो के ऊपर जाके ये सेटल हो गए, ब्लैक कलर है, ठीक है। अब जब द सनलाइट विल फॉल ऑन इट, वी ऑल नो दैट ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मोर सनलाइट, तो ये ब्लैक कलर जो है ये और ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एल्बिडो इफेक्ट इसका कम हो जाएगा। एल्बिडो मतलब पढ़ा होगा यार, तभी तो मेंस दे रहे हो, प्रीलिम्स क्लियर होगा, ठीक है। एल्बिडो मतलब कि अर्थ से जो सनलाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है वो कम हो गई, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट होगी, तो स्नो और ज़्यादा पिघलेगी। पहले ही पिघल रही थी, ब्लैक सूट के कारण और ज़्यादा पिघलने लग गई, तो ये पॉजिटिव साइकिल हुआ ना, पहले पिघल रही थी और ज़्यादा पिघलने लग गई, तो इट इज़ नथिंग बट पॉजिटिव साइकिल। ग्लोबल केस स्टडीज़ देख लेते हैं। ग्लोबल केस स्टडीज़, UNEP फायर रेडी फार्मूला, 64% प्रिवेंशन के लिए पैसा जाना चाहिए, 33% रिस्पॉन्स के लिए जाना चाहिए। क्रिएट फायर लाइन्स, कि ये फॉरेस्ट है, इसके बीच में एक फायर लाइन पहले से क्रिएट कर दो, कि इतने से जंगल को पहले से ही जला दो, एक पैच को, ताकि आग यहाँ से इधर को ना जा सके, अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके रुक जाए। फायर एड प्रोजेक्ट। लेजिस्लेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ख़त्म। लास्ट पेज, इंडस्ट्रियल केमिकल डिज़ास्टर्स, पूछा नहीं गया, पूछ सकते हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं स्टैट्यूट्स कौन से हैं इंडस्ट्रियल केमिकल डिज़ास्टर्स में। यार भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये वही है बस। इंडस्ट्रियल केमिकल डिज़ास्टर्स वैसी चीज़ें, ये देखो लिखा हुआ है। इंस्टेंसेस, भोपाल गैस ट्रेजेडी, विशाखापट्टनम गैस लीक, विजाग फार्मासिटी फायर। इसके लिए कुछ एक्ट्स हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, एक्सप्लोजिव्स एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, NGT, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, हज़ार्डियस सब्सटेंसेस रूल्स, प्रिवेंशन के लिए सेफ्टी ऑडिट्स। बोल बच्चन बातें हैं, क्या ही समझाऊँ इसमें, ख़त्म है जी, ठीक है। सोर्सेज क्या होते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल डिज़ास्टर्स के? प्रोसेस और सिस्टमेटिक फेलियर्स, नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक आ गया तो सारा जो केमिकल्स थे दे स्पिल ओवर एंड देयरफॉर स्प्रेड टू द सिटी। सैबोटाज और टेररिस्ट अटैक। सैबोटाज मतलब डिस्ट्रॉय करना जानबूझ के, इसको आर्सन भी कहते हैं, इसको वेंडलिज्म भी कहते हैं। दोज हु आर डिफेंस एस्पिरेंट्स और फौजी नो सच टर्म्स वेरी वेल। एग्जाम्पल, द फैमिली मैन्स एंडिंग। फैमिली मैन सीज़न 1 देखा है, उसके एंड में यही हुआ था। चलो थैंक यू गाइस, और थैंक यू यार, थैंक यू, और क्या ही थैंक यू। ओके, वेल डन अचीवर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कल आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, बाय।